नाज़रीन, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमलों का सिलसिला रोक दिया है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक यह ऐलान किया है कि ईरान के साथ नए मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे, जबकि चंद घंटे पहले ही वो ईरान पर मुमकिना हमले मौखर करने का ऐलान कर चुके थे। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के बराह रास्त मुज़ाकरात की दो टोक अल्फाज में तरदीद की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि ओमान के साथ ज़रूर एक मखसूस बहरी राहदारी के क़याम पर बातचीत जारी है, लेकिन यह किसी बड़े मुआहिदे का मुतबादिल नहीं हो सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी इस दौरान ये तस्दीक की कि ओमान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके और एक नए बहरी रास्ते पर इत्तफ़ाक़ करीब है। इस मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत ना मौजूदा शिमाली रास्ता बरकरार रहेगा और ना जनूबी, बल्कि एक नया मुत्तफ़िका रास्ता तश्कील दिया जाएगा। लेकिन ईरानी हुकाम साथ ये भी दावा करते हैं कि ये पेशरफ्त आबदाए हरमुज़ की मुकम्मल बहाली की ज़मानत फराहम नहीं करती, क्योंकि असल मसला अमेरिका के साथ कशीदगी है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि अमेरिका ने एक ऐसे वक्त पर ईरान पर हमले मौखर किए जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सदर ट्रंप ने खुद भी ये दावा किया था कि अमेरिका एक ऐसी फौजी कार्रवाई के लिए तैयार था जिसकी शिद्दत दूसरी आलमी जंग के बाद कभी नहीं देखी गई। ये भी इत्तलात हैं कि खत्ते के ममालिक और खास तौर पर सऊदी अरब के सिफारती दबाव के बायस ये हमले रोके गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता करके कशीदगी कम करने पर जोर दिया। सऊदी अरब ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि खत्ते के दीगर ममालिक के साथ भी राबिते तेज कर दिए ताकि किसी बड़े तसादुम को रोका जा सके। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान, कतर और उर्दन के अपने हम मनसबों से भी गुफ्तगू की और मुश्तरका सिफारती हिकमत अमली इख्तियार करने पर जोर दिया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये कोशिशें किसी मुमकिना बड़ी जंग को रोकने की आखिरी संजीदा कोशिश साबित हो सकती है। दूसरी जानिब ईरान ने इससे कबल दो टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया था कि अगर उसके तवानाई के ढांचों को निशाना बनाया गया तो सऊदी अरब और यूएई के तेल के कुओं और इजराइल के गैस ज़खायर पर हमले किए जाएंगे और सब कुछ जल के राख हो जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की और पाकिस्तान समेत इलाकाई ममालिक से राबिता करके ये वाज़ेह किया कि किसी भी जारहियत का जवाब फैसला कुन होगा। पाकिस्तान ने भी कशीदगी कम करने के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने और माजी की मुफाहमती कोशिशों की तरफ वापस आने का मशवरा दिया। इसी दौरान अमरीकी दाखिली सियासत में भी हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है। अगरचे सदारती इंतखाबात अभी दूर है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर क़यादत की जंग वक्त से पहले ही शुरू हो चुकी। नायब सदर जेडी वेंस को ट्रंप का मुमकिना जानशीन तस्वुर किया जा रहा है, लेकिन रिवायती रिपब्लिकन हल्के उन पर तनकीद कर रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि जेडी वेंस अपनी हुकूमती जिम्मेदारी से ज्यादा अपने सियासी मुस्तकबिल पर तवज्जो दे रहे हैं। दूसरी जानिब नायब सदर जेडी वेंस के हामियों ने वाज़ेह किया कि उनके खिलाफ चलाई जा रही है मुहिम दर हकीकत उनको सियासी तौर पे कमजोर करने की कोशिश है। मुबस्सरीन के मुताबिक ये तनाज़ा दरअसल रिपब्लिकन पार्टी के अंदर नजरियाती तकसीम को जाहिर करता है, जहां एक धड़ा सदर ट्रंप के सियासी नजरिए को आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि दूसरा पार्टी को पुराने रास्ते पर वापस ले जाने का ख्वाह है। यूं एक तरफ मशरक़ वस्ता में जंग और अमन के दरमियान नाजुक तवाज़ुन कायम है, तो दूसरी तरफ वाशिंगटन में सियासी मुस्तकबिल की जंग भी शिद्दत इख्तियार कर रही है। सवाल यह है कि क्या सिफारतकारी वाकई एक बड़ी जंग को रोक पाएगी, या ये एक बार फिर एक आर्जी वक्फा है जिसके बाद कशीदगी दोबारा और ज्यादा शिद्दत के साथ भड़क उठेगी। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सपर्ट एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस वक्त सर ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है या हमले अचानक मौखर करने की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं कि एक आर्जी वक्फा है, या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल के हवाले से अहम पेशखैमा? जी, पहले भी इस तरह की जो सिचुएशंस हुई हैं उस पर टेम्पररी तो इनका ट्रूस हुआ है, और अभी भी ईरान भी इसको ये कह रहे हैं कि जो भी अरेंजमेंट होगा वो टेम्पररी होगा, ये कोई लॉन्ग टर्म वो नहीं है। और हमने कई मरतबा देखा है कि इस तरह से जो एक सिग्नल्स आए या दोनों तरफ से हुई कोशिशें और बाकी कंट्रीज ने भी कोशिशें की कि पीस डील के करीब हैं या कुछ अब इसका कोई रिजल्ट आउटकम पॉजिटिव निकलने वाला है, लेकिन फिर ट्रंप की तरफ से या ईरान की तरफ से हम देखते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। तो फिलहाल तो ये कोई लॉन्ग टर्म कोई रोड मैप कोई भी नहीं नजर आ रहा। टेम्पररी रिलीफ के लिए ये बात हो रही है, और ईरानियंस भी यही कह रहे हैं कि जो भी अपने हॉर्मज़ पे होगा एग्रीमेंट वो टेम्पररी होगा। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ बराह रास्त जो मुज़ाकरात की तरदीद है, ये क्या उनकी स्ट्रेटजी है, या फिर आप ये समझते हैं कि सिफारती दबाव बढ़ाने की कोशिश है, या पसे पर्दा इसकी चीजें कुछ और हैं जो अभी खुल के ईरानी बात नहीं कर सकते जिस पे? देखिए, ईरानियंस तो
पीछे नहीं हटे थे जब से एमओयू हुआ था, और उससे पहले भी हमने देखा कि ईरान तो टेबल पे था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कई मरतबा अपनी पोजीशन चेंज करते रहे, और उसकी मेन वजह जो थी वो प्रेसिडेंट ट्रंप की थी, क्योंकि उनकी जिस तरह से पोजीशन गोल पोस्ट शिफ्ट होते रहे, जिसकी वजह से ईरानियन जो ऑलरेडी डिस्ट्रस्ट करते थे यूनाइटेड स्टेट्स को, उनका डिस्ट्रस्ट मजीद बढ़ गया। तो अभी भी वो बड़ा कॉशियसली, अगर कोई इस तरह से पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है फ्यूचर में, बड़ा कॉशियसली जाएंगे, और बड़ी गारंटीज के अगर उनको मिली तो तभी शायद वो एंगेज होंगे। बिकॉज इस वक्त तो पोजीशन ईरानियंस जो है डिप्लोमेटिकली अगर देख लें या मिलिटरली भी, ऑल्दो कि नुकसान उनको काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन हम रिलेटिव सेंस में जब हम बात करते हैं तो ईरानियंस की पोजीशन, जो निगोशिएटिंग पोजीशन है, वो काफी बेहतर है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। और ईरानियन शायद इस वक्त एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि वो मजीद कंसेशंस भी अपने हॉर्मस पे भी और बाकी इश्यूज के ऊपर भी यूनाइटेड स्टेट्स से इस वक्त ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक बात हो रही है, ना शिमाली रास्ता ना जनूबी रास्ता, एक आर्जी रास्ता बनाया जाएगा और नया डिसाइड किया जाएगा, आप समझते हैं कि ये वे आउट है, या वो जो एक पहले तजवीज़ दी गई थी ओमान की जानिब से, जिसे रद्द कर दिया था ईरान ने, जिसमें खलीजी ममालिक भी शामिल थे, वो तजवीज़ किसी हद तक बेहतर थी? देखिए, ईरान को तो अभी जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये जो पहले सिचुएशन थी अपना हॉर्मस की, वो नहीं रहेगी, ये तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हम उस पोजीशन पे नहीं जा रहे, आप कंट्रोल हमारा रहेगा। अब कंट्रोल किस हद तक रहेगा, ओमानी जो कर रहे हैं, नेगोशिएशंस जो कर रहे हैं, वो ऑन बिहाफ ऑफ जीसीसी कंट्रीज भी कर रहे हैं, बिकॉज बाकी कंट्रीज के भी स्टेक्स इतने ही हाई हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइजेस कहीं होंगे तो कुछ टेम्परेरी शायद इसमें कोई रास्ता निकल सके, लेकिन अभी तक जो लग ही रहा है कि ईरानियंस जिस तरह से उसको यूज करें एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन या टूल के तौर पे, लेवरेज के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो उन्हें कोई जल्दी शायद नहीं है इस चीज को अपने टर्म्स पे जब तक नहीं आता यूनाइटेड स्टेट्स या ओमानीज या जीसीसी कंट्रीज, तो ईरान शायद इस पे कोई फाइनल इसका आउटकम या कोई निगोशिएशन इसके ऊपर, हरमुज के ऊपर, वो राजी ना हो। सर, मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ये जो एक क्या नाम है बात की गई डोनाल्ड ट्रंप से, माजी करीब में आपको मालूम है कुवैत, कतर, उर्दन, बहरीन, यूएई, इनकी जानिब से भी दबाव डाला जाता रहा, लेकिन अब की बार एमबीएस का नाम वाज़ेह तौर पे सामने आया है। क्या आप समझते हैं कि उन्होंने वो जो रीजनल इंडिकेशन है उनको देख के, क्योंकि एक बाकायदा तौर पे ईरान की तरफ से इंडिकेशन ये दिया गया था कि हम अब फौजी अड्डों पे नहीं बल्कि तेल की तनसीबात के ऊपर हमले करेंगे, और बाकायदा उन्होंने रास लफान का नाम लिया, खुरैस का नाम लिया, और सऊदी अरब के अंदर अल जईल का जो मकाम है वहाँ पे जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो डीसैलिनेशन प्लांट हो, पावर प्लांट हो, उसके ऊपर भी हमले का इंतबाह जारी किया था। ये वो वजह है या फिर दरमियानी वे है जिसकी वजह से सऊदी अरब बीच में आया? देखिए, ईरान का जब शुरू से अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उनका जो कैलकुलेटेड एक तरह से रिस्पॉन्सेस थे कि उनके मिलिट्री अगर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया, उनके मिसाइल स्टोरेज साइट्स को टारगेट किया गया, तो इन्होंने भी यूएस के बेसिस को इन गल्फ कंट्रीज के लिए किया था। लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको एस्केलेट किया और फिर थ्रेट करना शुरू कर दिया कि जी हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को करेंगे, तो शायद फिर ईरान के लिए भी एक लॉजिकल यही था कि वो भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 5 months हो गए, वी आर इनटू 6 months ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, और इसकी जो इम्प्लीकेशंस है रीजनल कंट्रीज के लिए भी और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, वो अनबेरेबल है। इन कंट्रीज जो मेनली ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ज्यादा है। ईरान तो ऑलरेडी इसकी कॉस्ट काफी अरसे से पे कर रहा है जब से वो सैंक्शंस लगे हैं, तो वो शायद प्रॉब्ली इस वक्त ये समझ रहे हैं कि वो मजीद बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जीसीसी कंट्री शायद इसको मजीद बर्दाश्त ना कर सके। तो लेकिन ये उन्होंने टिट फॉर टैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स में कहा था कि अगर ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, फिर वो इसका उसी तरह से रेसिप्रोसिटी रखेंगे और वो भी इन कंट्रीज के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने का हक रखते हैं। सर, अभी अगर मगरबी आप थिंक टैंक्स को देखें, ये कहते हैं कि फुल स्पेक्ट्रम वॉर से अमेरिका पीछे हट रहा है, और अगर ईरान के तनाजुर में देखें, वो कहते हैं कंटेनमेंट की तरफ नहीं ईरान जा रहा, वो कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है। तो ये किस हद तक ईरान को सूट करता है, और फुल स्पेक्ट्रम वॉर से पीछे हट जाना है ऐसी सूरत के अंदर जब अमेरिकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो खित्ते के अंदर मौजूद है, उसकी वजूहात क्या लगती हैं?
यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी फुल मिलिट्री माइट को जिस तरह से यूज कर लिया, या आप कहें फुल स्पेक्ट्रम ऑफ कैपेबिलिटीज को यूज करके आजमा तो लिया, लेकिन वो जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ईरान से हासिल करना चाहते थे वो नहीं कर सके. ऑन द अदर हैंड अगर हम ईरान को देखें तो वो बड़ा उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट, यस इट वाज कॉस्टली, उनकी डिस्ट्रक्शन बहुत हुई है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह से थी कि जो उनके रिस्पॉन्सेस थे मिसाइल्स में या ड्रोन्स में, वो जब आप कंपेयर करें तो कॉस्ट ऑफ वॉर जो यूनाइटेड स्टेट्स को बेयर करनी पड़ रही है रीजनल कंट्रीज को, उससे काफ़ी कम है. तो ईरान की कैलकुलेशन में प्रॉबेबली ये हो सकता है कि वो चूंकि उनको इतनी मिलिट्री कॉस्ट इतनी नहीं पे करनी पड़ रही जितनी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है, और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कुछ सिग्नल्स भी इस तरह से आ रहे हैं, उनकी मिलिट्री के अंदर से भी कंसर्न्स हो रहे हैं कि उनके पास ये डिफेंस कैपेबिलिटी शायद इतनी नहीं है कि जंग बहुत प्रोलॉन्ग कर सके वो इसको. तो ईरान को भी इस चीज़ का आइडिया है, या उनको शायद उनकी असेसमेंट में ये है कि वो इसको कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट में इस तरह से रखें, बहुत एस्केलेट ना करें, कोई थ्रेशोल्ड्स क्रॉस ना करें, लेकिन इसको प्रोलॉन्ग जितना कर सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली तो यूनाइटेड स्टेट्स जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता फॉर मंथ्स या ईयर इस वॉर को इस रीजन के अंदर इस तरह से सस्टेन करने के लिए. अच्छा सर, अगर अभी देखा जाए तो पाकिस्तान, तुर्किया, दीगर खत्ते के ममालिक फिर से एक्टिव हैं. हमने माजी करीब के अंदर देखा, कतर ने तो एक बार हाथ उठा लिए थे कि हम नहीं कर रहे, फिर बाद में फिर कुछ लोग एक्टिव हुए. अब की बार कोशिशें किस हद तक रायगा जाएंगी या किस हद तक पाया तकमील तक पहुंच सकती हैं एक पॉजिटिव वे के हवाले से? जी ऐसे सब बात ये है कि प्रोडिक्ट करना मुश्किल है, और वो इस वजह से कि जो एक मेन पार्टी है जो इजराइल हो गया और प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब हो गए. इजराइल तो एक तरह से स्पॉइलर रहा है, वो जब भी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हैं वो कुछ ना कुछ गजा में कर देते हैं या लेबनान में कर देते हैं, बिकॉज वो भी इसके साथ इंटरकनेक्टेड है, स्पेशली लेबनान की बात करें और जब MOU की बात करें. फिर ट्रम्प साहब की जो एक शख्सियत है कि वो जिस तरह से एक एक्सट्रीम पे जाते हैं, वीकेंड्स पे जिस तरह से अनाउंसमेंट होती है, थ्रेट्स बहुत करते हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी जो हम मिलिट्री माइट यूज करने लगे हैं, वो आप इस तरह से एक रेस करके और एकदम से फिर जो है उसको आप कहते हैं कि जी मैं अब नहीं कर रहा, वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है. और हमने भी देखा है कि जैसे MOU जिस मुश्किलात से हुआ था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने जैसे यू टर्न लिया और ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई, तो इन चीजों को देखते हुए जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तान के हो गए, तुर्की के हो गए, वो काफी डाउटफुल हो जाते हैं वो कितना ट्रम्प साहब को कंट्रोल या रिस्ट्रेन कर सकते हैं या उनको कन्विंस कर सकते हैं कि जो आपने ऑब्लिगेशंस की थी अपने MOU के अंदर एटलीस्ट उनको एडहेयर करें. तो फ्यूचर में भी ये चीजें तो रहेंगी क्योंकि वो ट्रम्प साहब के साथ ही डील करना पड़ेगा, और उनके जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं अपने पर्सनालिटी के, वो तो चेंज होने नहीं लगे. तो ये काफी मुश्किल है इन कंट्रीज के लिए भी, और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना भी कि कोई पॉजिटिव इसमें से डेवलपमेंट डिप्लोमेटिक रूट निकल सकता है नहीं निकल सकता. लेकिन एक चीज तो है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इवेंचुअली जो है वो डिप्लोमेसी से ही इसको कहीं ना कहीं एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ऑल पार्टीज जो सारे मिलकर अगर करना चाहें तो. अच्छा सर, इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम जो अमेरिका का है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पूरे मंजरनामे का? जैसे मैंने इब्तदाई के अंदर तस्करा भी किया कि JD Vance को वो अपना जानशीन बनाना चाहते हैं, फिर उधर लॉबिंग एक हो रही है, वहाँ पे बैशिंग हो रही है या मुख्तलिफ नजरिया दिखाई देता है. अमेरिका को क्या भुगतना पड़ रहा है इस वॉर के जरिए? देखिए अमेरिका को अगर कहें तो यस, पब्लिक को कहें वो तो उनकी जिस तरह से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम या ये जो लीडरशिप की आपस में चल पड़ी इनकी, जब MOU हुआ था उस वक्त भी हमने देखा कि JD Vance के ऊपर कुछ तबसरे आए थे कि शायद वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने MOU के अंदर काफी कंसेशंस की, लेकिन फिर ट्रम्प साहब ने सडनली जो है वो खुद MOU को साइन कर दिया. तो यस, अभी रिपब्लिकन्स के अंदर भी रिजेंटमेंट बढ़ रही है, बिकॉज जब पब्लिक के ऊपर प्रेशर्स आ रहे हैं इस वॉर के, उनको कॉस्ट पता चल रही है, उनकी इकोनॉमी जो है वो एक तरह से रिसेशन की तरफ जा रही है, तो रिपब्लिकन्स जो आगे मिड टर्म इलेक्शंस को देख रहे हैं और आगे फ्यूचर में नेक्स्ट उसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को भी देख रहे हैं, तो कंसर्न्स तो हैं. क्योंकि ट्रम्प साहब की कोई पॉलिसी जो मिलिट्री जो उनका डिसीजन था कि यूज करके या उनको कोर्स करके ईरान को वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सके,
تو ڈیموکریٹس تو پہلے اپوز کر رہے تھے، لیکن اب ریپبلکنس کے اندر بھی یہ وائسز کافی اسٹرانگ ہو رہی ہیں، اور پھر جیسے آپ نے کہا روبیو ہو گئے یا جے ڈی وانس ہو گئے، ان کی بھی اپنی اپنی ایمبیشنز ہیں، بیکاز سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی پالیسی سے جو ریپبلکن کو نقصان ہے، تو وہ جتنا اپنے آپ کو ڈسٹنس کر سکتے ہیں ان کی پالیسی سے، اتنا ہی شاید ان کو ایڈوانٹیج ہو جائے گا فیوچر اگر انہیں ریس میں شامل ہونا ہے. لیکن اگر بالکل الائن رہتے ہیں ٹرمپ صاحب کے تو وہ بھی ایکولی ڈسکریڈٹ ہوں گے. تو یہ انٹرنل ڈائنامکس بھی ابھی کافی ویزیبل ہو رہی ہیں یو ایس کی ڈومیسٹک پالیٹکس. یعنی اندرونی طور پہ جو سیاست ہے امریکہ کی، اس کے اندر بہت سی پیچیدگیاں جو ہیں وہ اس وقت نمایاں ہو رہی ہیں. کہیں نہ کہیں اثر تو اس جنگ کا پڑ رہا ہے. دیکھیے کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل سلطان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.